वेलकम टू द जोरावर क्लासेस। आप सभी का स्वागत है रीजनिंग क्लास में एक बार फिर से। और आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जो हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उनसे हमने कुछ क्वेश्चंस उठाए हैं और उनकी आज हम अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं आज जो हमने चूज़ किए हैं। एक बात और, जो आप ये चैनल देख रहे हैं द जोरावर क्लासेस के नाम से, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल का जो निशान है उसको भी, जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर दीजिए ताकि जो भी नोटिफिकेशन आती है वो आपको पता लग जाए जो हमारी क्लासेस आती हैं। और इसके साथ हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, वो भी जोरावर क्लासेस के नाम से है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं ताकि आपको जो अपडेट्स हैं हम डालते रहते हैं, अच्छे अच्छे अपडेट्स या क्वेश्चंस जो होते हैं वो भी हम डालते हैं, तो आप उनको फॉलो कीजिए ताकि आपकी जो तैयारी है वो अच्छे से हो सके। और आपको पता ही है कि जो हम ज़्यादा वेस्ट नहीं करते हैं, बच्चों का जो टाइम है काफ़ी प्रीशियस टाइम होता है बच्चों का, तो हम सीधा कंटेंट पे इधर उधर की बातें ना करके कंटेंट पे ही हम काम करते हैं और जिससे बच्चों का ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो सके। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास पहले क्वेश्चन से जो कि हमारे सामने है। पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जिस प्रकार ट्यूसडे इज रिलेटेड टू मास, जैसे जो ट्यूसडे है वो मास से रिलेटेड है, इन द सेम वे एज थर्सडे इज रिलेटेड टू, जो थर्सडे है वो किससे रिलेट करेगा। जो ट्यूसडे है उसको मैंने इसको हिंदी में इसलिए नहीं लिखा तो ताकि आपको बहुत इजी लग जाएगा ये, तो फिर मैंने सिर्फ इसको इंग्लिश में लिखा है क्योंकि जो ट्यूसडे है, ट्यूसडे को हिंदी में क्या बोलते हैं, मंगल बोलते हैं। अगर मंगल को मास बोलते हैं, ठीक है ना, जो मंगल है मंगल को क्या बोलते हैं, मास बोलते हैं, ठीक है ना। तो हमें बताना है जो थर्सडे है वो क्या रिलेट करेगा। और थर्सडे को हिंदी में क्या बोलते हैं, बृहस्पति बोलते हैं, ठीक है ना, बृहस्पति। और बृहस्पति को जो ग्रह है हमारा उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जुपिटर बोलते हैं, जो कि हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। मंगल इज रिलेटेड टू मार्स, इसलिए जो थर्सडे है वो रिलेट करेगा जुपिटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द वर्ड पेयर इन विच द टू वर्ड्स आर रिलेटेड इन द सेम वे एज आर द टू वर्ड्स इन द गिवन वर्ड पेयर। उस शब्द युग्म का चयन करें जिसमें दो शब्द उसी तरह से संबंधित हैं जैसे दिए गए शब्द युग्म में दो शब्द हैं। जैसे सर्कल है, वृत्त किससे संबंधित है, सर्कमफ्रेंस से। जो सर्कल क्या होता है, सर्कल क्या होता है, ये सर्कल होता है हमारा, ठीक है, वृत्त होता है। और सर्कमफ्रेंस क्या होती है, परिधि, यानी कि परिधि किसको बोलते हैं, चार दीवारी को बोलते हैं। ठीक है, परिधि क्या होती है, चार दीवारी, यानी कि जो ये लेंथ है जिसकी, जो सर्कल है, इस सर्कल की लेंथ है उसको क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं। ठीक है, मान लिया यहाँ से स्टार्ट करते हैं और यहाँ से हम चलते हुए जाते हैं, तो जो जितनी इसकी लंबाई होती है उसको क्या बोलते हैं, यहाँ तक वापस आते हैं तो उसको बोलते हैं सर्कमफ्रेंस। इस सर्कल की लंबाई को सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। तो यहाँ हमें क्या होगा, एक हमारे को चार ऑप्शन दे रखे हैं। चार ऑप्शन का मतलब जैसे स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर हो जाएगा, ये ट्राइंगल हो जाएगा, ये समतल प्लेन हो जाएगा और ये रेक्टेंगल हो जाएगा। तो हमें क्या बताना है, इसकी लंबाई बतानी है। ठीक है, तो इसकी लंबाई क्या होती है, स्क्वायर की लंबाई विकर्ण होती है, नहीं होती है। ट्राइंगल की लंबाई क्षेत्रफल नहीं होती है। समतल की लंबाई विमाएं नहीं होती है, ठीक है। और रेक्टेंगल की लंबाई परिधि होती है, बिल्कुल होती है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल इस क्वेश्चन का पेरीमीटर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, रेक्टेंगल क्या होता है, जिसकी सामने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। और इसमें जो चार दीवारी क्या होगी, परिधि होती है। इसको मतलब इसमें इंग्लिश में पेरीमीटर बोलते हैं जो रेक्टेंगल होता है, और जो सर्कल होता है उसको सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। बात एक ही होती है, ठीक है, सर्कमफ्रेंस और पेरीमीटर दोनों ही बात एक ही होती है, दोनों ही उसकी चार दीवारी की लंबाई के अंदर काउंट की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड द ओड वन आउट। कृष्णा, महानदी, ताप्ती और गोदावरी, ये सबको पता है, चार क्या है, नदियों के नाम है। तो इसमें एक जो ओड है वो हमें बताना है कि जो ओड नदी है वो कौन सी नदी है, कौन सा नाम है वो। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान देते हैं तो ये एक जीके का क्वेश्चन भी हो जाता है। इसमें क्या होता है, जो तीन नदी है ना वो तो एक तरफ जाती है, एक डायरेक्शन में जाती है। जो हमारी डायरेक्शन क्या होती है, ये होती है, ठीक है ना, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट होती है। तो यहाँ पे जो तीन नदियाँ हैं, कौन कौन सी नदियाँ, ये कृष्णा, महानदी और गोदावरी, ये तो जाती है पूर्व की ओर, जैसे हमारा इंडिया है ये, ठीक है, वो कहाँ पे बहती है, पूर्व की ओर, उस तरफ। और जबकि जो ताप्ती है वो कहाँ पे बहती है, पश्चिम की ओर बहती है, ठीक है, वेस्ट वार्ड की तरफ बहती है। तो इस क्वेश्चन का जो ओड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा,
ये सी ताप्ती नदी हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था और अच्छा क्वेश्चन भी था, इसमें जीके भी कवर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन ये भी सेम क्वेश्चन है, फाइंड द ओड वन आउट। हमें क्या बताना है, हमें बताना है ओड बताना है, और 4 नंबर हमें दी हुई है 2421, 7261, 5472 और 4842। ठीक है, तो हमें बताना है कि इसमें ओड कौन सा है। तो आपके पास 30 सेकंड है, आप ट्राई कीजिएगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। हाँ जी, तो क्या है, इस क्वेश्चन में 4 ऑप्शन जो हमें दे रखे हैं, तो इसमें हम क्या करेंगे कि ये या तो स्क्वायर हो सकते हैं या क्यूब हो सकते हैं। ठीक है, या इसमें कोई और हमारा फॉर्मूला या कोई और ट्रिक है वो लग सकती है, या कोई और रीजनिंग इसमें लग सकती है। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, साफ साफ दिख रहा है, यहाँ ना तो कोई स्क्वायर दिख रहा है मुझे कोई, और ना ही मुझे यहाँ पे कोई क्यूब दिख रहा है इन 4 जो जो नंबर्स हमें गिवन है। तो यहाँ पे देखते हैं, एक बार ट्राई करते हैं कि जो ये नंबर्स हमें दे रखे हैं, ये क्या कोई ऐसी पर्टिकुलर संख्या तो नहीं है जो इससे भाग होते हो। ठीक है, तो ये, हाँ, ये एक संख्या है जिससे ये सभी भाग होते हैं एक संख्या को छोड़ के। ये जो पहला ऑप्शन है, ये किससे डिवाइड होता है, ये 9 से डिवाइड होता है। ठीक है, और ये वाला डिवाइड 9 से नहीं होता है। ठीक है, ये वाला 9 से डिवाइड होता है और ये वाला भी 9 से डिवाइड होता है। और आई होप कि आप लोगों को मैथ्स में पता, क्लास ली होगी तो आपको पता होगा कि एक चैप्टर होता है डिविजिबिलिटी रूल का। उसमें क्या बताते हैं, उसमें क्या बताते हैं कि कोई भी संख्या किस संख्या से डिवाइड होती है, उसके क्या रूल्स होते हैं। तो यहाँ पे हमें 9 का रूल देखना है। जो 9 का रूल क्या होता है, आप लोगों को पता होगा, मैं एक बार फिर से मैं भी बता देता हूँ। 9 के रूल में क्या होता है, जो संख्या हमें गिवन होती है तो हम क्या करते हैं, उनका डिजिट्स का सम करते हैं। जैसे ये संख्या हमें दे रखी है 2 4 2 1, यानी कि 2 + 4 + 2 + 1 करते हैं। अगर इस संख्या का जोड़ 9 से डिवाइड होता है पूरा पूरा, तो ये संख्या भी 9 से पूरी पूरी डिवाइड होती है। तो यहाँ पे ऐड करते हैं तो क्या होगा, 2 और 4 6 और 2 8 और 1 9, यानी कि 9 को अगर मैं 9 से डिवाइड करूँगा तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब हम ट्राई करते हैं 7 2 6 1 को, यहाँ पे इनको प्लस करते हैं। तो 7 और 2 9, 9 और 6, 9 और 6 15 और 1 16, 16 को अगर मैं 9 से डिवाइड करता हूँ तो इन्हें क्या 9 से डिवाइड हो जाएगा, नहीं, ये 9 से डिवाइड नहीं होगा। तो ऑप्शन सी और देख लेते हैं एक बार, 5 जमा 4 जमा 7 जमा 2, 5 और 4 9 और 7 16 और 2 18 होता है, और इसको 9 से डिवाइड करते हैं तो ये भी हमारा पूरा पूरा 9 से डिवाइड हो जाता है। नेक्स्ट जो नंबर दिया हुआ है 4 + 8 + 4 + 2 करेंगे तो ये 8 और 4 12 और 4 16 और 2 18 हो जाएगा, तो ये भी हमारा 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो सिर्फ ऑप्शन बी है जो कि ओड होगा, क्योंकि ये संख्या जो है वो 9 से हमारी डिवाइड नहीं हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ मेड इज कोडेड एज 1 2 2 3 6 एंड बेड इज कोडेड एज 1 2 3, देन हाउ विल डेक बी कोडेड एज। यहाँ पे मेड को 122 36 लिखते हैं, बेड को 123 लिखते हैं, तो डेक को हम क्या लिखेंगे। 4 ऑप्शन है हमारे सामने। तो यहाँ पे मेड है MADE, तो इनकी जब नंबरिंग करते हैं तो M 13 नंबर पे आता है, A 1 नंबर पे आता है, D 4 नंबर पे आता है और E 5 नंबर पे आता है। बट यहाँ पे गड़बड़ है, यहाँ पे 131 45 है, यहाँ पे 122 36 है। तो यहाँ पे क्या गड़बड़ कर रखी है, इसमें जो 13 है उसमें -1 कर दिया, 12 बन गया। जो 1 है उसमें +1 कर दिया, 2 बन गया। ऐसे ही इसमें 4 में -1 कर दिया, 3 बन गया, और 5 में +1 कर दिया, 6 बन गया। तो यहाँ पे क्या करा हुआ है, यहाँ पे -1 फिर +1 फिर -1 फिर +1, ऐसे ही सीरीज चल रही है। इसमें जैसे बैड है, इसमें भी देख लेते हैं, यहाँ पे 2 1 और 4 होता है। तो सबसे पहले क्या किया, इसने -1 किया, -1 किया तो 1 बन गया, यहाँ पे +1 किया है तो 2 बन गया, और यहाँ 4 में -1 किया है तो ये 3 बन जाएगा। ऐसे ही डैक है, डैक में क्या करेंगे, DECK है, तो यहाँ पे इनकी नंबरिंग 4 5 3 और 11 हो जाएगी। अब सबसे पहले क्या करना है, माइनस करना है, तो माइनस करना है तो 3 बन जाएगा। उसके बाद +1 करना है तो 5 का 6 हो जाएगा, फिर -1 करना है तो 3 का 2 हो जाएगा, +1 करना है तो 11 का 12 हो जाएगा। 36 212 इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर ये है, इसका ऑप्शन नंबर पहला इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, ये क्वेश्चन भी कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर से लिया गया है, और ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आपको मैं इसके लिए 30 सेकंड देता हूँ, और 30 सेकंड में आपको इस क्वेश्चन को
डिकोड करना है कि इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ठीक है। हाँ जी, देखिए पहले इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं कि क्या बोलता है। इन अ सर्टेन लैंग्वेज कैडेट इज रिटन एज 31457, हाउ विल डेफर विल बी रिटन इन द सेम लैंग्वेज। जो कैडेट है उसको 3 1 4 5 7 में लिखा जाता है, तो डेफर है उसको क्या लिखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कैडेट की वही क्या करते हैं, सबसे पहले हम नंबरिंग करते हैं। तो नंबरिंग क्या हो जाएगी, ये 3, ये 1, ये 4, ये 5 और ये 20 हो जाएगा। तो सभी बच्चों ने क्या किया होगा, 3 1 4 5 तक तो आप लोगों ने सभी ने इसको ठीक लिख दिया होगा, है ना। बट प्रॉब्लम कहाँ होगी, 20 को। यहाँ पे जो टी की वैल्यू जो 20 है, यहाँ पे क्या दे रखी है, 7 दे रखी है। तो ज़्यादातर बच्चों को यही प्रॉब्लम आई होगी, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, इस जो 20 से 7 कैसे आया वो हमें देखना है। तो यहाँ पे 20 से 7 कैसे आ सकता है, अगर मैं इसमें 27 में से 7 माइनस कर दूँ तो क्या आ जाएगा, 20 आता है, ठीक है ना। 27 में से 7 माइनस करते हैं तो 20 आता है, ये 20 है और ये क्या है, 7 है। यानी कि जो भी वैल्यू होगी, या मैं एक काम और कर सकता हूँ, जैसे 27 है, उस 27 में से मैं इस 20 को माइनस कर देता हूँ तो क्या आता है, 7 आ जाता है। ये भी कर सकते हैं। तो ऐसे ही हम इसमें भी ट्राई करेंगे। जैसे कि क्या लिखा हुआ है, डेफर लिखा हुआ है। तो डेफर की जो वैल्यू होगी वो 4 5 6 5, 4 5 6 5 यहाँ तक तो सभी का हो गया होगा। वैसे ऑप्शन हमारा 4 5 6 5 से इसी से हमारी ट्रिक हो रही थी, बट हमें पता भी होना चाहिए कि ये जो लास्ट में 9 है वो कौन कैसे आया है, ठीक है। तो यहाँ पे आर की वैल्यू क्या होती है, 18 होती है। तो अब हम क्या करेंगे, वही 27 में से 18 को माइनस कर देंगे। जो 28 जो 27 होता है उसमें से 18 माइनस करने के बाद क्या आता है, 9 आता है। तो इसलिए यहाँ पे क्या आया है, ये 9 आया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर 4 5 6 5 9 हो जाएगा, ठीक है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। हाँ, इस क्वेश्चन में अभी तो यहाँ से जो 4 हैं, यहाँ से हम इस क्वेश्चन का ऑप्शन देख करके उत्तर निकाल सकते थे। बट ये 4 5 6 5 अगर चारों ऑप्शंस में दे देता और लास्ट के डिजिट्स चेंज कर लेता तो फिर दिक्कत आ जाती बच्चों को। तो इसलिए इस कॉन्सेप्ट का भी सभी बच्चों को पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, select the Venn diagram that best illustrates the relationship between the following classes। उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच सर्वश्रेष्ठ संबंध को दर्शाता है। यहाँ पे वूल, वूल्स, वुड और लेदर दिया हुआ है, नहीं का ऊन, लकड़ी और चमड़ा दिया हुआ। तो इनमें जो 4 ऑप्शन दे रखा है, इसमें से हमें देखना कि कौन सा कॉम्बिनेशन बेस्ट है। तो यहाँ पे ऊन है, ऊन का लकड़ी से कोई संबंध है क्या, हाँ, ऊन का लकड़ी से कोई संबंध नहीं है। और जो लकड़ी है उसका चमड़े से भी कोई संबंध नहीं है, ठीक है। और जो चमड़ा है उसका क्या ऊन से कोई संबंध है, तो चमड़े का ऊन से भी कोई संबंध नहीं है। तो इसका आंसर हमारा जो सबसे बेस्ट बनेगा वो क्या बनेगा, ऑप्शन डी बनेगा। ये तो काफी आसान था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, two positions of the same dice are given, which number will be at the top if 3 is at the bottom। एक ही पासे की दो अवस्थाएं दी गई हैं, यदि 3 तल पर है तो शीर्ष पर कौन सी संख्या होगी। यहाँ पे दो हमें डाइस दिए हुए हैं, गिवन है। और ये इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, हमें सिर्फ पूछा है कि जो 3 है उसका अपोजिट क्या होगा। यानी कि इसने पूछा है ना, जो अगर 3 बेस पे है, 3 अगर बॉटम पे है तो उसका अपोजिट, यानी कि उसका जो शीर्ष होगा उस पर क्या होगा। तो इसमें डायरेक्टली ये पूछा है कि जो 3 है उसका अपोजिट क्या होगा, ये हमें बताना है। तो ये क्वेश्चन हम इस टाइप के क्वेश्चन कई बार कर भी चुके हैं ऑलरेडी, पिछली क्लासेस में आपने देखा भी होगा जो हमारे रेगुलर बच्चे हैं। तो यहाँ पे मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, जो भी कॉमन होता है, और कंडीशन क्या होती है, जो 2 डाइस है उसमें सिर्फ एक ही चीज़ कॉमन होनी चाहिए। अब इस दोनों डाइस में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है। देखो यहाँ पे भी 2 कॉमन है और यहाँ पे भी 2 कॉमन है। तो ये ट्रिक तभी यूज करनी है जब सिर्फ एक ही कॉमन होगा और सारे अलग अलग होंगे। देखो यहाँ पे 3 है और 6 है, और यहाँ 1 और 1 4 है, 1 और 4 है, ठीक है। तो ये सारे के सारे इन दोनों को छोड़ करके सारे अलग डिफरेंट है, ये चारों अलग डिफरेंट होने चाहिए। अगर यहाँ पे 2 3 है और यहाँ पे भी 2 3 है, एक की जगह 3 होता तो ये ट्रिक हम यूज नहीं करते। यहाँ पे सिर्फ इस ट्रिक को तभी यूज किया जाएगा
जब यहाँ दोनों डाइस के अंदर सिर्फ एक चीज कॉमन होगी, और वो क्या है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमें जो फिगर दे रखी है, इस फिगर के अकॉर्डिंग वो है 2। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे पहले वाले डाइस का 2 यहाँ लिख दिया और दूसरे वाले डाइस का 2 हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब जो पहला डाइस है, पहला डाइस जो है वो ये है, और सेकंड वाला डाइस क्या है, ये है, उसका 2 ये है। तो यहाँ पे जो 2 है उसको हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज चलाएंगे। क्लॉकवाइज घड़ी कैसे चलती है, घड़ी ऐसे चलती है ना, तो क्लॉकवाइज चलाएंगे, तो 2 से 3 पे जाने के लिए क्लॉकवाइज ऐसे चलेंगे। ठीक है, क्लॉकवाइज, इसको या तो क्लॉकवाइज चला सकते हैं या एंटी क्लॉकवाइज चला सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 के बाद क्लॉकवाइज चलते हैं तो 3 आता है, तो हमने 2 के बाद यहाँ पे क्या लिख दिया, 3 लिख दिया। उसके बाद फिर से क्लॉकवाइज चलेंगे, तो क्लॉकवाइज चलेंगे तो 3 के बाद क्या आ जाएगा, 3 के बाद आ जाएगा 6। ठीक है, ये हो गया पहले डाइस का। हमारे पास क्या 3 नंबर ही थे, जो पहले डाइस था उसमें सिर्फ 3 नंबर ही हमारे पास अवेलेबल थे, हमने उनको 2, 3 और 6 लिख दिया। अब नेक्स्ट वाला जो डाइस है उसमें भी देखो, हमने पहले वाले में क्लॉकवाइज चलाया, तो इसमें भी हम क्लॉकवाइज ही चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 2 के बाद क्या आएगा, 4 आएगा। तो जो सेकंड वाला डाइस है उसमें 2 के बाद क्या लिखा हुआ है, 4 लिख दिया। तो अब 4 के बाद क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, तो 4 के बाद हमने यहाँ पे 1 लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ गए, जो ये वाली चीज आई है, ये वाली चीज, ये 6 1 का अपोजिट है, और यहाँ पे 3 4 का अपोजिट है। तो टोटल कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं। तो इसमें क्या बचा, 5 बचा। जो 5 होगा वो क्या होगा, इस 2 का अपोजिट होगा, क्योंकि ये 2, ये वाला और ये वाला 2 क्या है, दोनों एक ही चीजें हैं। ठीक है, अब हमें क्या बताना है, 3 का अपोजिट बताना है। तो 3 का अपोजिट क्या आ रहा है हमारे पास, यहाँ 3 का अपोजिट क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर 4, जो कि ऑप्शन ए में गिवन है। ठीक है, समझ में आया होगा। काफ़ी डिटेल में मैंने इस क्वेश्चन को जो टाइप है एक्सप्लेन किया है, आप लोगों को समझ में आ गई होगी। जैसे हमने इसको क्लॉकवाइज चलाया, हम इसको एंटी क्लॉकवाइज भी चला सकते हैं। एंटी क्लॉकवाइज चलाएंगे तो यहाँ पे पहला डाइस, ये दूसरा डाइस, 2 के बाद एंटी क्लॉकवाइज घड़ी ऐसे चलेगी, 6 आएगा। ठीक है, और 6 के बाद क्या आएगा, 3 आएगा। ऐसे यहाँ पे 2 के बाद एंटी क्लॉकवाइज 1 आएगा, और 1 के बाद क्या आएगा, 4 आएगा। हमें क्या बताना था, 3 का अपोजिट बताना था। 3 का अपोजिट क्या है, 4, जो कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमंग 5 roads P, Q, R, S and T, S is lengthier than T, R is shorter than P, Q is lengthier than S, P is lengthier than only one road. Which road is second lengthiest among all the roads? 5 छड़ों P, Q, R, S and T में से S T से लंबा है, R P से छोटा है, Q S से लंबा है, P केवल एक ही छड़ से लंबा है। सभी छड़ों में दूसरा सबसे लंबा छड़ कौन सा है, वो हमें बताना है। तो जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता है उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। 5 छड़ है, P, Q, R, S और T। ठीक है, तो यहाँ पे S क्या है, T से लंबा है। जो S है वो लंबा है किससे है, T से। जो लंबा है वो मैं ऊपर लिख दिया, और जो छोटा है वो नीचे लिख दिया। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब आते हैं आगे, R P से छोटा है। जो R है वो P से छोटा है। देखो इसका R और P का S और T से कोई लिंक नहीं है, तो R छोटा है, किससे छोटा है, P से छोटा है, तो हमने यहाँ लिख दिया। इसके बाद Q S से लंबा है। जो Q है वो S से लंबा है। S कहाँ है, ये है। इससे लंबा कौन है, Q है। जो लंबा होता है वो ऊपर लिखते हैं, तो मैंने यहाँ Q को लिख दिया। ठीक है, आगे P केवल एक छड़ से लंबा है। जो P है वो लंबा है सिर्फ एक छड़ से, तो यहाँ पे P किससे लंबा है, R से लंबा है। यानी कि जो P है वो सिर्फ R से लंबा होगा यहाँ पे, और किसी से लंबा नहीं होगा। ठीक है, और सबसे क्या होगा, वो छोटा होगा। तो टोटल कितनी रोड थी, टोटल 5 ही रोड थी, Q S T। तो P से सिर्फ जो P होगा वो सिर्फ R से लंबा होगा। P क्या होगा, सिर्फ R से लंबा होगा, और तीनों से क्या हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा। तो ये सीक्वेंस क्या बन जाएगी इनकी, ये वाली सीक्वेंस बन जाएगी। ठीक है, अब पूछा क्या है, पूछा है सभी छड़ों में दूसरा सबसे लंबा छड़ कौन सा है। तो दूसरा सबसे लंबा पहले नंबर पे Q है, दूसरे नंबर पे क्या है, S है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, S विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। रोहन इज फेसिंग वेस्ट एंड टर्न्स 45 डिग्री क्लॉकवाइज, अगेन 180 डिग्री क्लॉकवाइज, दोबारा 180 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है, एंड देन टर्न्स 225 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ? रोहन पश्चिम का सामना कर रहा है और 45 डिग्री दक्षिणावृत, फिर से 180 डिग्री दक्षिणावृत, और फिर से 225 डिग्री वामावृत मुड़ता है। अब वह किस दिशा का सामना कर रहा है, ये हमें बताना है। तो इस क्वेश्चन में
एक लेंदी तरीका होता है, एक शॉर्ट तरीका होता है। शॉर्ट तरीका क्या होता है, जितने भी एंटी क्लॉकवाइज हैं उनको काउंट कर लेते हैं और जितने भी क्लॉकवाइज हैं उनको काउंट कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ पे 45 डिग्री क्लॉकवाइज दिया है, तो क्लॉकवाइज के नीचे 45 डिग्री क्लॉकवाइज दिया है, और उसके बाद 180 डिग्री क्या दिया, ये भी क्लॉकवाइज दिया हुआ है। अब देखते हैं एंटी क्लॉकवाइज में क्या दिया हुआ है। एंटी क्लॉकवाइज में दिया है 225 डिग्री, सिर्फ यही दिया हुआ है, उसके अलावा कुछ भी इसमें नहीं दिया हुआ। तो अब हम क्या करते हैं, जो भी टोटल होते हैं इनको काउंट करते हैं। तो ये हो जाएगा 5 8 और 4 12, 2 1 1 2 225, और ये भी क्या है 225 है, यानी कि 225 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मुड़ता है, ठीक है, और उसके बाद फिर क्लॉकवाइज घूम जाता है। तो कितना 225 ही आता है, यानी कि ये तो वही बात होगी भाई, एक बार लेफ्ट मुड़ गया एक बार राइट मुड़ गया, तो अब वो बोलेगा कि उसका फेस कहाँ है, तो उसका फेस तो उसी डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो 225 डिग्री पहले क्या है, एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, फिर उसके बाद 225 डिग्री क्लॉकवाइज आ जाता है। तो जिस डायरेक्शन में उसका पहले फेस होता है उसका फेस उसी डायरेक्शन में फिर से हो जाता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो बोल रहा है कि उसका फेस सबसे पहले कहाँ था, वेस्ट डायरेक्शन में था, ठीक है। तो वेस्ट डायरेक्शन कहाँ होगी, मतलब उसका फेस कहाँ होगा, उसका फेस वेस्ट डायरेक्शन में ही रहेगा, क्योंकि वो पहले जितना राइट में उड़ा था उतना ही वो लेफ्ट में टर्न कर दिया। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर सेम रहेगा, वेस्ट डायरेक्शन में ही उसका फेस रहेगा। आई होप आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी है, और अच्छी लगी है तो आप क्लास को लाइक कीजिएगा और अपनी तैयारी रखिएगा अच्छे से। कब एग्ज़ाम कभी भी आ सकता है आपका, बस आपको तैयारी रखनी है, तैयारी रखते रहिए, करते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।